हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और सभी अपने एक बेहतरीन तैयारी में भी लगे हुए होंगे। देखिए, अभी तक हम अपने चैनल के माध्यम से लीगल फील्ड के अंतर्गत जो नोटिफिकेशन आता है वैकेंसीज़ की, उनका वीडियो हम आपको लेकर आते हैं आप लोगों के लिए। और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट द्वारा जो लीगल अपडेट सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिसीजन दिए जाते हैं, उनकी वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आते हैं। बट आज का जो हमारा सेशन है वो कुछ हटकर है। देखिए, आज जैसा आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ जुडिशरी की वैकेंसीज़ निकली हैं। लगभग 57 वैकेंसीज़ हैं, जिनमें पहले एग्ज़ाम आपका 18 मई को होना प्रस्तावित था। बट वो जो पहले पेंडिंग मामला पड़ा हुआ था सुप्रीम कोर्ट में 3 ईयर प्रैक्टिस को लेकर के, उसके चलते डेट सारी हटा दी गई थी। वैसे आपका जो डिसीजन दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 3 ईयर प्रैक्टिस का, उसने पहले ही कह दिया है कि इस डिसीजन से पहले जो भी आपके नोटिफिकेशन इश्यू हो चुके हैं उनका इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये भविष्य लक्षी प्रभाव से जो है लागू होने वाला है। और अब यहाँ पर देखिए, छत्तीसगढ़ जुडिशरी में जैसा आप जानते हैं कि 3 पार्टों के यानी कि 3 तरह के लॉज यहाँ पर आते हैं। कैसे आपका मेजर लॉज आते हैं, माइनर आते हैं, लोकल आते हैं। अब से पहले देखिए क्या होता था, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो मेन हमारा वीडियो जो सेशन है उसको शुरू करने से पहले मैं आपको यहाँ यह बता दूँ कि देखिए, एग्ज़ाम का पैटर्न हमेशा चेंज होता रहता है। अब से पहले आपका क्या होता था कि सबसे ज़्यादा लगभग 50 से 60%, लगभग 60% पेपर जो है आपके वही 6-7 आपके मेजर लॉस कवर कर लेते थे। आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह वही सारे कवर कर लेते थे। बट अब ऐसा नहीं है। अब समथिंग अगर मैं पहले की बात करूं, लगभग 2 सालों से पहले की अगर मैं बात करूं तो जो लोकल लॉज हैं उनसे लगभग 6 से 3 लोकल लॉज आते हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ के। एक आपका जो आज हम इस वीडियो में करेंगे, छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड 1959, दूसरा आपका जो है छत्तीसगढ़ आबकारी एक्ट 1915 और छत्तीसगढ़ आपका रेंट कंट्रोल एक्ट। ठीक है, यहीं से मोस्टली आपके सारे जो है लगभग 7 से 8 क्वेश्चन ही केवल यहाँ से आते थे, 2-2, 3-3 सारे एक्टों से। बट लगभग 2 सालों से जो है पेपर का जो यहाँ पर पैटर्न है वो चेंज हो चुका है। अब क्या है आपका, अब अगर हम देखें तो सारे पेपर यानी कि आपके मेजर, माइनर, लोकल सारे एक बराबर रेशियो में अब आते हैं। तो अब देखिए, आपको सभी अच्छे से पढ़ने और ध्यान रखिएगा। अभी हमने जो है अपने चैनल पर आपको जो रेंट कंट्रोल एक्ट है उसमें ओनली 14 सेक्शंस हैं, वो हम सारा कवर अप करा चुके हैं। और साथ साथ जो एक्साइज एक्ट है उसके हम कुछ वीडियोस करा चुके हैं, बाकी हम कंप्लीट उसको कराएंगे क्योंकि अभी एग्जाम की कोई डेट यहाँ पर प्रिलिमिनरी की डिसाइड नहीं की गई है। और आज अभी जो हमने शुरुआत की है वो आपका छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड 1959 की है। और यहाँ हम आपको 1 लाइनर के रूप में कराएंगे। उसके बाद हम इसके एमसीक्यूज भी आपको कराएंगे। और ध्यान रखिएगा, अगर आपने हमारी सारी वीडियोस ये देखी है, देखेंगे आप ये सारी, तो लगभग अगर जितने भी क्वेश्चन, अगर मैं यहाँ पर आशा करती हूँ 7 से 8 क्वेश्चन अगर यहाँ पर छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू से आएंगे तो लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपको हमारी इस वीडियो से मिल जाएंगे। क्योंकि वही चीज़ें मैं यहाँ पर कंटेंट लेकर आई हूँ 1 लाइनर में, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट। और ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आपके आते हैं वो अथॉरिटी से आते हैं। अगर कोई आपका फाइन वगैरह है उससे आते हैं, अगर कोई ड्यूरेशन है तो उससे आते हैं सबसे ज़्यादा। ये बात आप ध्यान रखें। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ से बता दूँ, ये जो आपका एक्ट है अगर हम देखें माइनर और लोकल के अंदर, सबसे बड़ा ये अपने आप में अधिनियम है। इसमें आपको 9 अध्याय पढ़ने के लिए मिलेंगे और 264 सेक्शंस, 19 अध्याय में डिवाइड है, जिसमें 264 आपके सेक्शंस हैं। तो ऐसा नहीं कि सारे इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही कम है जो आपके आने वाले होते हैं। तो आइए यहाँ सबसे पहले बता दूँ, ये एक्ट क्योंकि 2000 में ही आपका छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था, उससे पहले आपका एमपी का ये पार्ट था। तो 1 नवंबर 2000 से संपूर्ण यानी कि छत्तीसगढ़ में ये आपका छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता लागू हुई है। इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ पर है। यहाँ पर कृषि वर्ष कब से शुरू होगा छत्तीसगढ़ का, तो 1 जुलाई से होता। रेवेन्यू ईयर जो है आपका 1 अक्टूबर से होता है। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि जो आपका एग्रीकल्चर ईयर है वो 1 जुलाई से और जो रेवेन्यू ईयर है 1 अक्टूबर से आपका शुरू होता है। दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। तो ये यहाँ पर चैप्टर वाइज हम शुरू करेंगे। पहला चैप्टर प्रिलिमिनरी से, जिसमें आपके ओनली 2 ही सेक्शंस आते हैं। आपका पहला है शो टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। शो टाइटल क्या है इसका, वही है कि इसको जो है छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड 1959। एक्सटेंट कहाँ है इसका एक्सटेंट आपके होल ऑफ छत्तीसगढ़ पर है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। बट कुछ एक्सेप्शंस हैं, तो प्लीज़ अगर आप डायरेक्ट ओपन करके बैठे तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। बट इतने इंपॉर्टेंट पेपर के पैटर्न से वो नहीं है। प्रारंभ हम आपको बता चुके हैं 1 नवंबर सन 2000 से। अब यहाँ पर देखते हैं रियल कृषक कौन है आपका, यानी कि आपका बोनाफाइड एग्रीकल्चर की कैटेगरी में कौन आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बोनाफाइड एग्रीकल्चर को जो है 2E में डिफाइन किया, क्योंकि सेक्शन 2 में आपका डेफिनेशन क्लोज है। तो 2E में जो है आपका बोनाफाइड एग्रीकल्चरिस्ट को यानी कि वास्तविक कृषक को इंक्लूड किया गया है। वास्तविक कृषक में कौन आएगा, याद रखिएगा,
वास्तविक कृषक में जो आपका आने वाला है वो है वो व्यक्ति जो स्वयं खेती करता है या जिससे यह आशा की जाती है कि वो स्वयं खेती करेगा। यानी कि यह जो व्यक्ति है जो खुद खेती कर रहा है वो आपका यहाँ पर बोनाफाइड एग्रीकल्चरिस्ट कहा जाएगा कि भाई यही व्यक्ति वास्तविक कृषक है। जैसे आपने देखा कि टीपीए में अगर आपने देखा होगा दृश्यमान स्वामी, कि भाई अगर कोई व्यक्ति किसी ज़मीन पर कोई काम करता है, किसी घर में कोई रहता है, तो सामने वाले क्या सोचते हैं भाई यही इसका स्वामी, क्योंकि लगातार हम तो इसी को दिख रहे हैं। तो वही बात यहाँ पर करें, अगर कोई व्यक्ति खेती कर रहा है स्वयं किसी ज़मीन पर या फिर उससे आशा की जाती है कि वो उस पर खेती करे, तो वो व्यक्ति कौन कहलाएगा? वास्तविक कृषक, आपका बोनाफाइड एग्रीकल्चर, वो यहाँ पर एग्रीकल्चरिस्ट वही कहलाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर कृषि। तो कृषि के अंतर्गत सबसे पहले बता दूं कृषि को कहाँ पर डिफाइन किया गया, यहाँ पर एग्रीकल्चर को जो है 2B के अंदर यहाँ पर डिफाइन किया गया है। 2B ध्यान रखिएगा क्योंकि यह भी आपका इम्पोर्टेंट है। और 2B में यहाँ पर डिफाइन किया गया है एग्रीकल्चर को, और 2A में जो है आबादी को डिफाइन किया गया है, बट आप ध्यान रखिएगा क्योंकि वो केवल आपका इम्पोर्टेंट है टाइटल के अकॉर्डिंग कि आबादी को कहाँ पर डिफाइन किया गया इस तरीके से। अब यहाँ पर कृषि के अंतर्गत क्या क्या आता है देखिए, जो आपका एग्रीकल्चर इंक्लूड्स आपका वार्षिक मतलब ऐसी फसलें जो आपकी एनुअली होती साल के अकॉर्डिंग जिनका वो मिलता है, या तो ये कह रहा है वार्षिक या फिर आपका नियतकालिक। ठीक है, यानी कि आपका या तो एनुअल या पीरियोडिकल क्रॉप्स जो होते हैं, यानी कि पूरे साल के लिए जो एक खेती बो दी जाती है, या फिर जो 6-4 महीने या 2-2 महीने वाली जो कृषियाँ होती है, दोनों को ये इंक्लूड कर रहे हैं, जिसमें आपका पान, सिंघाड़ा और उद्यान की उपजें सम्मिलित है, उनको उगाया जाना। तो ध्यान रखिएगा ये वर्ड आपको ध्यान रखने हैं कि फसलें आपकी चाहे वो वार्षिक हो, एनुअल हो, या आपकी पीरियोडिकल क्रॉप्स हों, जैसे कि आपका यहाँ पर जो पान है, ठीक है, यानी कि आपका बेटर लीव्स, पान की जो पत्तियाँ हैं, आपका सिंघाड़ा वाटर नट्स जो आता है, और आपका गार्डन प्रोड्यूस, यानी कि हम जो गार्डन में जो भी हम सब्जियाँ उगाते हैं, ठीक है, उद्यान इन्होंने यूज़ कर लिया, गार्डन प्रोड्यूस, जो आप गार्डन में जो भी अपनी चीज़ें उगाते हो वो सारी फसलें यहाँ पर शामिल हैं। नेक्स्ट आपका उद्यान कृषि। हॉर्टिकल्चर जो आपका आता है, हॉर्टिकल्चर में जो भी चीज़ें आपकी शामिल होंगी वो कृषि की कैटेगरी में आएंगी। नेक्स्ट कहते हैं कि आपका जो कमर्शियल प्लांटेशंस हैं, यानी कि जो वाणिज्यिक वृक्षारोपण है, फल उद्यान लगाना, उनका संरक्षण करना, यानी कि जो आपका कमर्शियल प्लांटेशंस है, ध्यान रखिएगा वो सारे जो है आपके कृषि की कैटेगरी में ही आएंगे। जैसे चारे, चराई, छप्पर छाने के लिए भूमि का आरक्षित किया जाना, ये जो जगह है ना, इनको भी किस में शामिल कर रहे हैं? ये एग्रीकल्चर में शामिल कर रहे हैं। यानी कि फोडर, यानी कि चारे के लिए, चराई, ग्रेजिंग मतलब जहाँ पर लोग अपनी जो पशु हैं वो चराने के लिए जाते हैं, चारा मतलब जहाँ पर अपने आप जिस खेती पर अपना चारा बोते हैं वो वाली जगह फोडर, ग्रेजिंग जहाँ पर किसान अपने पशु चराने जाते हैं, चराई वाली वो ग्रेजिंग आपकी जगह, और दैटिंग ग्रास, छाने के लिए भूमि का आरक्षित किया जाना, मतलब आपकी जो ग्रास वगैरह जहाँ पर चीज़ें होती हैं वो सारी जो जगह है वो एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग यहाँ पर मानी जाएगी। आप लोग ध्यान रखें, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, आपसे पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से कृषि के अंतर्गत क्या क्या शामिल नहीं है। इस तरह से सरकारी पट्टेदार को कहाँ पर डिफाइन किया गया, ध्यान रखिए। सरकारी पट्टेदार, अगर इसको मेनली हम अगर यहाँ पर देखें तो सरकारी पट्टेदार को जो है सेक्शन 2H में डिफाइन किया। किस में डिफाइन किया गया है? 2H में। इसको जो है 2H में डिफाइन किया गया सरकारी पट्टेदार को, गवर्नमेंट लेजी को। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ नहीं बताया, इन्होंने सीधा वो कहा है कि 181 के अकॉर्डिंग जो व्यक्ति भूमि धारण करता है वो होगा। तो यहाँ आपको याद रखना, क्योंकि इसका मेनली खोलकर जो ये दिया हुआ है 181 के अंतर्गत ही दिया हुआ है। नेक्स्ट आता है हमारा इम्प्रूवमेंट, सुधार। ये 2J में डिफाइन किया गया है। 2J के अंदर इम्प्रूवमेंट के अंतर्गत किस किस चीज़ को इंक्लूड किया है, क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? तो ये कह रहे हैं कृषि प्रयोजनों के लिए जो जल संग्रहण किया है, ठीक है ना, यानी कि कृषि प्रयोजनों के लिए जो क्या किया है, जल संग्रहण किया है। प्रदान या वितरण के लिए तालाब, कुआं आदि का संनिर्माण करना, यानी कि कृषि प्रयोजनों के लिए ये जो भी आप काम कर रहे हो, जल संग्रहण के लिए, देने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जैसे तालाब बना रहे हो, कुएं बना रहे हो, इनका निर्माण कर रहे हो, ये सारे क्या हैं आपके इम्प्रूवमेंट की कैटेगरी में आएंगे। नेक्स्ट है भूमि के जल निकास के लिए या बाढ़ों या जल कटाव आदि से होने वाले नुकसान से भूमि के संरक्षण के लिए संकर्मों का संनिर्माण करना।
दूसरा क्या कह रहे हैं, पहला तो कृषि प्रयोजनों के लिए ये वाटर की बात कर रहे हैं, दूसरा जल निकासी की बात कर रहे हैं कि भूमि के जल निकास के लिए, मतलब वो जगह जहाँ पर मतलब पानी जो निकलता है, ड्रेनेज जो होते हैं आपके ड्रेनेज लैंड, भूमि के जल निकास के लिए, या जो जब बाढ़ आती है या जल का जो कटाव होता है, उनसे होने वाले नुकसान से भूमि के प्रोटेक्शन के लिए जो चीज़ें तुम बना रहे हो, ठीक है, ताकि इन सारी चीज़ों से बचा जा सके, वो इम्प्रूवमेंट की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट हमारा तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है इसमें कि वृक्षारोपण करना, घेरा लगाना, भूमि समतल करना, ये सारे काम इम्प्रूवमेंट की कैटेगरी में आते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका चौथा क्या कह रहा है कि आबादी या अनगरीय क्षेत्र। आबादी मतलब जहाँ पर आपके जो आबादी वाला एरिया है, जहाँ पर लोग आपके रहते हैं, आपका इरेक्शन ऑफ बिल्डिंग्स और इन द विसिनिटी ऑफ द होल्डिंग, यानी कि आपका है तो आबादी या अनगरीय क्षेत्रों में खाते के लाभदायक उपयोग के लिए भवनों आदि का निर्माण, ये सारी चीज़ें। उपरोक्त सभी संकर्मों, यानी कि ऊपर जितने भी 4 चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं, ठीक है, उनका रिन्यूअल करना या उनका रिकंस्ट्रक्शन करना, फोरगोइंग वर्क अल्ट्रेशंस देयर इन एडिशन देयर टू, यानी कि ये जितने भी काम हैं, ऊपर आपने जितने भी 4 चीज़ें देखी, इन चारों चीज़ों का आपका क्या करना है, इनका नवीनीकरण करना, पुनर्निर्माण करना, उनमें कुछ चेंज करना जो है वो आपका इम्प्रूवमेंट की कैटेगरी में आएगा। अब दूसरी चीज़, इम्प्रूवमेंट में क्या क्या शामिल है, क्योंकि क्वेश्चन ध्यान रखिएगा यहाँ से प्री में आपको पुटअप होगा, इम्प्रूवमेंट में क्या क्या शामिल आपका नहीं, और इम्प्रूवमेंट को आपका 2J में जो है डिफाइन किया गया, मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ। तो इम्प्रूवमेंट में क्या शामिल नहीं है, ये बात आप याद रखें। तो ये कहने कि जैसे कि आपका कृषि है, ठीक है, जब हम एग्रीकल्चर करते हैं, कृषि करते हैं, तो उसके मामूली अनुक्रम में सामान्यतः बनाए जाने वाला स्थायी कुएं, जल सारणियों में छोटे छोटे परिवर्तन या उनकी मरम्मत, मतलब जब हम अपनी खेती करने के लिए कोई छोटे मोटे वर्क करते हैं, वो आपके इम्प्रूवमेंट की कैटेगरी में नहीं आने वाले। जैसे हमने छोटी छोटी नालियाँ बनाई, जिसके कुछ समय के लिए हमने बनाई हैं, ठीक है, अस्थायी कुआं गड्ढा खोदे कुछ समय के लिए, ज़्यादा लंबे टाइम के लिए हमने नहीं बनाए हैं, तो वो सारे इम्प्रूवमेंट की कैटेगरी में नहीं आएंगे। ऐसा कोई भी काम जिससे कहीं भी स्थित किसी ऐसी भूमि के मूल्य में सारभूत रूप से कमी होती है जिससे कोई व्यक्ति भूस्वामी या मौरूसी कृषक की हैसियत से धारित करता है। ये कह रहे कोई भी ऐसा काम करना जिससे आपकी जो वो ज़मीन है, जो खेती है, अगर उसका जो मूल्य है उसमें कमी हो जाए, तो फिर वो चीज़ भी इम्प्रूवमेंट की कैटेगरी में नहीं आएगी। ये बात यहाँ पर ध्यान रखें, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ये आपका 2J के अंदर इम्प्रूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों तरीके से क्वेश्चन पुटअप होता है कि इम्प्रूवमेंट में क्या क्या शामिल है और क्या क्या शामिल नहीं है। नेक्स्ट आता आपका भूमिहीन व्यक्ति, लैंडलेस पर्सन। इसको आपका 2L में डिफाइन किया गया है। किस में डिफाइन किया गया है? 2L के अंदर भूमिहीन व्यक्ति को जो है डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पर भूमिहीन व्यक्ति के अंतर्गत कौन व्यक्ति है, देखिए, तो भूमिहीन, देखो शब्द से हमको सीधा ये नज़र आ रहा है क्या कि ऐसा व्यक्ति जो वास्तविक कृषक है। वास्तविक कृषक आप लोग जानते हो, वास्तविक कृषक जो स्वयं खेती करता है, जिससे आशा की जाती है खेती करे, ठीक है। बट यहाँ पर कौन है? भूमिहीन पर्सन से वो व्यक्ति विपरीत है जो या तो वास्तविक कृषक है और जो या तो खुद या अपने परिवार के दूसरे लोगों के साथ संयुक्त रूप से कोई भूमि धारण नहीं करता। यानी कि क्या कहना चाहते हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति, वह व्यक्ति जो वास्तविक कृषक है, ठीक है, लेकिन वो या तो अकेले, मतलब वो ज़मीन पर खेती तो कर रहा है। जैसे वास्तविक कृषक मतलब हम देख रहे हैं कि ये व्यक्ति इस ज़मीन पर खेती कर रहा है, तो वो हम उसको क्या मानेंगे? बोनाफाइड एग्रीकल्चरिस्ट मानेंगे ना, भूमि अपना वास्तविक कृषक मानेंगे। लेकिन वो व्यक्ति ना तो खुद ना अपने परिवार के साथ संयुक्त रूप से कोई भूमि धारण नहीं करता है, ठीक है, यानी कि उस पर कोई ज़मीन नहीं है, या फिर उस पर इतनी ज़मीन है जिसका क्षेत्रफल बहुत ही कम है। यानी कि बहुत ही कम मतलब उसके पास इतनी ज़मीन है कि उससे वो अपने परिवार का मेंटेनेंस, भरण पोषण नहीं कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति भूमिहीन व्यक्ति ही यहाँ पर माना जाएगा। नेक्स्ट हमारा शुरू होता है भूधारी। भूधारी व्यक्ति कौन होगा? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, भूधारी यानी कि आपका कौन, यहाँ पर टीन्योर होल्डर, जिसको कि आपका 2Z में डिफाइन किया गया। ये जो आपका भूधारी है इसको 2Z में डिफाइन किया गया है, ठीक है, टीन्योर होल्डर। तो टीन्योर होल्डर, भू मतलब भूमि, धारी मतलब धारण करने वाला, निर्मल मेन फंडा इसका ये है। तो ये वो व्यक्ति है जो स्टेट गवर्नमेंट से भूमि धारण करता है
और जो इस संहिता के अधीन भूस्वामी है, भूस्वामी समझा जाता है। मतलब जो राज्य सरकार से कोई भूमि धारण कर रहा है, जिसको राज्य सरकार कोई भूमि होल्ड करा दी है, वो व्यक्ति भूधारक की कैटेगरी में आता है। 2Z में इसको डिफाइन किया गया है। अब हम नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर इमारती लकड़ी, यानी कि टिम्बर ट्रीज। और टिम्बर ट्रीज को सेक्शन 2Z1 में डिफाइन किया गया। ध्यान रखिए, ये कुछ चीज़ें हमारी संशोधन के माध्यम से ऐड हुई, क्योंकि जेड आपका कंप्लीट हो चुका है आपका टीन्योर होल्डर पर। अब उसके बाद जो डेफिनेशन क्वेश्चन है वो Z1 Z2 से आपके शुरू होंगे। तो सबसे पहले आपका टिम्बर ट्री है। यहाँ पर टिम्बर ट्रीज क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सबसे पहले आप काउंटिंग याद रखिए कि लैंड रेवेन्यू एक्ट के अकॉर्डिंग टोटल आपकी 12 प्रकार की टिम्बर ट्रीज की सूची दी हुई है। अब वो कौन कौन सी है देखिए और ध्यान रखिए, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये टिम्बर ट्रीज। पहले आपको 2Z1 याद रखना है। फिर कितने टाइप्स की हैं? 12 टाइप्स की हैं। पहला आपका कौन सा है देखिए, आपका यहाँ पर सागौन, ठीक है, जिसको कि टेक्टोना ग्रैंडिस कहा गया। एक बात और प्लीज़ आप ध्यान रखिए, क्योंकि प्री में आता है इसलिए आपको रटना नहीं है। देखो चीज़ें ध्यान से सुनिए। मैंने पहले कहा था आप अगर पेरेट लेकर बैठे तो आप Z1 खोलिए, वहाँ इनके जो है साइंटिफिक नेम भी दिए हुए हैं, तो आपको साइंटिफिक नेम भी प्लीज़ ध्यान में दिमाग में रखना है, क्योंकि हो सकता है इनके साइंटिफिक नेम भी आपसे पूछे जा सके। तो सबसे पहले देखो सागौन, जिसका साइंटिफिक नेम है टेक्टोना ग्रैंडिस। नेक्स्ट है आपका बीजा, जिसका नाम है टेरोकार्पस मार्सुपियम। और तीसरा आपका शीशम, शीशम का नाम है डलवेरिया आपका लेटिफोलिया। चौथा है आपका साल का आपका सोरिया रोबस्टा। फिर आपका तिनसा का नेम तिनसा ही है आपका। फिर है साज, ये आपका टर्मिनेलिया टोमनटोसा आपका। फिर है चंदन का पेड़, जिसका नाम है आपका संटालम अल्बम। नेक्स्ट है आपका ये, ठीक है, नेक्स्ट है आपका कौन सा है, ये हल्दू है, ये तेंदू है। तेंदू का नाम है आपका, ठीक है, जो तेंदू है आपका डायोस्पाइरस मेल नोक जाइलान। और जो आपका है हल्दू का नाम है आपका एडाइना कार्डिफोलिया। नेक्स्ट है आपका मुंडी का नाम है मित्रा गाइना पारविफ्लोरा। नेक्स्ट है आपका जो है अर्जुन का टर्मिनेलिया अर्जुना है। और उसके बाद आपका खमहार का मेलाइना आर्बोरिया। तो यहाँ पर देखो, अगर आप इस तरीके से याद करोगे तो बहुत जल्दी आपको ये सारे याद होंगे, ठीक है। सागौन, वीज़ा, शीशम, साल, तिनसा, एनसास, तेंदू और बहुत कुछ। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको बहुत जल्दी याद हो जाए। जैसे सागौन का है, शीशम है, साल है, चंदन है, हल्दू, अर्जुन, खमहार, मुंडी, ये कुछ बहुत ही ईजी है। अगर आप ध्यानपूर्वक इनको रिवीजन करोगे तो आपको उनके साइंटिफिक नेम है, रियल नेम जो नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं, याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा Z2। 2Z2 में अभी आपने 2C में क्या देखा था, 2C में नहीं, सॉरी, अभी पीछे जो हमने वहाँ पर पढ़ा था, हाँ 2E में बोनाफाइड एग्रीकल्चर जो हमने पढ़ा था। तो बोनाफाइड एग्रीकल्चर कौन था? जो व्यक्ति स्वयं खेती करता है, जो 2E के अंदर डिफाइन था। बट यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यहाँ पर स्वयं खेती करने से मतलब क्या होता है। वहाँ तो वो बोनाफाइड एग्रीकल्चर से मतलब ये था कि जो स्वयं खेती करता है। अब है स्वयं खेती करने से क्या मतलब की ये बात कर रहे हैं, टू कल्टिव पर्सनली। तो कोई व्यक्ति स्वयं खेती करता है, 2Z1 बताता है। ये कब कहा जाएगा? ये तब कहा जाता है जब वह अपने स्वयं के श्रम द्वारा या परिवार के किसी सदस्य के श्रम द्वारा अपने व्यक्तिक पर्यवेक्षण के अधीन या अपने परिवार के किसी सदस्य के व्यक्तिक देखरेख में भाड़े के श्रमिकों द्वारा या नकदी की वस्तु के रूप में, किंतु फसल के अंश के रूप में दे नहीं। ध्यान रखिएगा, ये बात भी ध्यान रखिए। मजदूरी पर रखे गए सेवकों द्वारा खेती करता है। मतलब सिंपल सी बात है कि जब कोई व्यक्ति या तो खुद खेती कर रहा है, अपने परिवार के साथ खेती कर रहा है, या अगर वो नौकरों से भी खेती करवा रहा है तो भी अपनी देख रेख में करवा रहा है। ऐसा नहीं कि ज़मीन पट्टे पर दे दी या फिर ठेके वेके पर उठा दी और वो चलाइए, नहीं, वो अपनी निरीक्षण में ज़मीन को दे हुए है। और उसके हिस्से में वो क्या कर रहा है, फसल का अंश नहीं दे रहा उनको, जिन लोगों से वो फसल अपनी काम करवा रहा है फसल में खुद की पर्सनल देख रेख में, वहाँ पर वो उनको पैसे दे रहा है, उनको फसल का हिस्सा नहीं दे रहा, पैसे दे रहा है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, और यदि कोई व्यक्ति फसलों के अंश को मजदूरी के रूप में देकर खेती करवाता है तो इसे स्वयं खेती करना नहीं माना जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत माइनर चीज़ है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि खुद करवा रहे हो, कर रहे हो, परिवार के साथ कर रहे हो, अगर नौकरों से करवा रहे हो तो उन्हें केवल पैसा दे रहे हो, नगद पैसा दे रहे हो, फसल का कोई अंश नहीं दे रहे हो। और अगर फसल का अंश देकर आप खेती करवा रहे हो तो चाहे अपने ही पर्यवेक्षण में क्यों ना करवा रहे हो, आप स्वयं खेती करने वाले की कैटेगरी में शामिल नहीं होगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर 2Z3। इसमें आपका डिफाइन किया गया है अनऑक्यूपाइड लैंड को। अनऑक्यूपाइड लैंड यानी कि दखल रहित भूमि, ऐसी भूमि
जो कौन सी होती है आपकी, जो आबादी, सेवा भूमि पर सरकारी पट्टेदार, कृषक या भूमि स्वामी द्वारा धारित भूमि से भिन्न हो। यानी कि ये जो आपको व्यक्ति दिख रहे हैं ना, ऐसी भूमि जो इन लोगों के अंडर में नहीं आती है, वो भूमि जो है ऑक्यूपाइड लैंड कहलाती है। और इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका क्या है, टाइटल है। तो यहाँ इसमें यही आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर सेक्शन 2 हम करा चुके हैं, चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिएगा, इस वीडियो से कम एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर पुटअप होगा। इसके बाद कल मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर से और कुछ नए आपके फैक्ट के साथ। थैंक यू।